आदरणीय अपर जिलाधिकारी महोदय, वित्त राजस्व आदरणीय अपर जिलाधिकारी लैंड एक्विजिशन, हमारे एसडीएम साहिबान, यहाँ पर उपस्थित समस्त अधिकारी बंधु और साथी, आज यह जो पावन बेला है, आजादी का अमृत महोत्सव, हम लोग 11 तारीख से ही लगातार इस पावन बेला में स्वयं को सरोकार कर रहे हैं। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर गली तिरंगा, हर वाहन तिरंगा, पूरा भारत ही तिरंगा में है। इससे पहले हमारा ये सभागार भी इस तरह कभी नहीं सजा। तो ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है, इस अमृत महोत्सव के पीछे की दास्तान बहुत ही पीड़ादायक है। पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से उसकी विवेचना की हुई है। जो हमारा तिरंगा है, ये तिरंगा एक शान है, आन है, बान है, हमारी सॉवरेंटी की पहचान है। जो हम संप्रभु हैं, तो भारत है। भारत पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में तो एक राज्य है, लेकिन वास्तव में यह एक राष्ट्र है। राष्ट्र का आशय यह है जिसमें व्यक्ति स्वयं को राष्ट्र के समर्पण के प्रति इस तरह, इस कदर अपने आप को झोंक दे कि उसको कुछ भी ना दिखाई दे सिवाय राष्ट्रीयता के। आजादी की प्रथम लड़ाई जो 1857 की पहली क्रांति है, क्योंकि संचार माध्यमों का बहुत अभाव था, तो चपाती यानी कि रोटी और कमल का फूल को ही संचार का माध्यम बनाया गया। निर्धारित समय से पहले हमारा आंदोलन शुरू हो गया, क्योंकि बहुत डिटेल में अगर बताना हो तो बहुत समय की वक्त लगेगा। तो शॉर्ट में यही है कि वह हमारी प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई, हम उसमें अपनी जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इतिहासकारों ने उसकी व्याख्या जो की है, वह भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था, संघर्ष था। और उस आंदोलन ने प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचने को विवश कर दिया कि हमको इस आजादी की लड़ाई में अपनी जिस तरह की भूमिका की वो निर्वहन कर सकता है, उसको करना राष्ट्र हित में होगा। क्योंकि उस लड़ाई में बहुत सारे लोग, बहुत सारा क्षेत्र अछूता रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे आंदोलन हुए, बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के बाद अगर हम देखें झंडे के इतिहास को, तो इस झंडे की कमी हमको 1857 की क्रांति में खली थी, क्योंकि हमारे पास कोई एक बैनर नहीं था, कोई झंडा नहीं था। लेकिन सिस्टर निवेदिता ने 1904 में सबसे पहले एक चित्रित झंडे का निर्माण किया। उसके बाद 1906 में जब बंगाल विभाजन हुआ, तो कोलकाता के चौक पर पहला तिरंगा फहराया गया, उस विरोध में, बंग भंग आंदोलन के विरोध में। और उसमें चांद और सूरज की तस्वीर थी, अधकिले हुए 8 कमल थे। ये इतिहास है झंडे का हमारा। उसके बाद हमारे बापूजी के निर्देशन में जो झंडे का एक सार्वभौमिक स्वरूप की बात आई, पिंगलैया जी ने जो किया, उन्होंने लगभग 30 देशों के झंडों का अध्ययन किया और उसके बाद हरा और केसरिया रंग का एक झंडा तैयार किया। क्योंकि गाथा, ये जो झंडा उत्सव है, बेसिकली इस बार का जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमने तिरंगे को
इतना मान सम्मान अभिमान जो हमारा प्रतीक है, उसको हमने लगातार 11 तारीख से हम उसके साथ हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर तिरंगे का इतिहास क्या है और तिरंगा हमारा क्या प्रदर्शित करता है। 2 रंग थे, एक हरा और एक केसरिया। हरा रंग प्रतिनिधित्व करता था मुस्लिम संप्रदाय का और केसरिया रंग प्रतिनिधित्व करता था हिंदुओं का। गांधी जी ने कहा कि नहीं, एक इसमें और रंग होना चाहिए बीच में, ताकि सार्वभौमिकता हो। भारत हमारा जो देश है, उस समय तक हम उसको देश ही कह सकते हैं क्योंकि हम पराधीन थे, तो इसमें सफेद पट्टी डाल दी जाए और सफेद पट्टी के साथ ही चरखा की प्रतिकृति उस पर उसको भी लगा दिया जाए, ताकि चरखा हमारा जो अनवरती क्रांति प्रगति का माध्यम है, प्रतीक है, वो लगा। 1921 से लेकर और 1931 में कांग्रेस ने इसको अडॉप्ट भी किया। एट द लास्ट मोमेंट जब हमारी संविधान सभा बनी, तो संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई। 11 जुलाई को झंडा समिति की बैठक होती है और उसमें ये पारित किया जाता है कि चरखे की जगह जो अशोक का चक्र है उसको यहां पर स्थान दिया जाए, बाकी झंडा एज इट इज रहा। अशोक के चक्र को लेने के पीछे भी इतिहासकारों का बहुत बड़ा चिंतन था, मनन था। अशोक के चक्र में अगर आप ध्यान से देखें तो 24 तीलियां हैं और 24 तीलियां न केवल समय और काल को प्रदर्शित करती हैं, बल्कि वो अनवरती गति को भी प्रदर्शित करती हैं। अगर 12 तीलियां हैं, क्योंकि भारत मौर्य अवीन काल में कहते हैं सोने की चिड़िया था, तो प्रथम 12 तीलियां अगर बुद्धित्व के दर्शन से देखें, बौद्धिक विचारधारा से देखें, तो व्यक्ति का जीवन से लेके प्रथम 12 तीलियां उसके विकास का प्रतीक है और लास्ट की जो 12 तीलियां हैं वो उसके उत्तरोत्तर विकास के साथ ही साथ उसके राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रतीक है। चाहे संयम हो, चाहे श्रद्धा हो, चाहे कर्म हो, चाहे करुणा हो, चाहे मैत्री हो, जिसका सारा का सारा अंश हमारे संविधान में, क्योंकि हमने वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को अपनाया है। वो चक्र एक प्रतीक समुत्पाद वर्ण है बुद्धिज्म में, जो कि व्याख्या करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेके और अपने मरण तक अर्थात निर्वाण तक सतत संघर्षशील रहता है और उस संघर्षशीलता का जो अंतिम मुकाम है वो है राष्ट्र के प्रति स्वयं को समर्पित कर देना। तो अगर हमारा जो बैनर है, झंडा है, हम इसको देखें, ग्रीन, व्हाइट और उसके बाद हमारा जो केसरिया कलर है, तो ग्रीन कलर हमारा ये दर्शाता है कि हम अपनी जितनी भी क्षमता है उत्पादन करें। उत्पादन चाहे कृषक हो तो कृषि का उत्पादन करें, अगर हम कर्मचारी अधिकारी हैं तो हमारा दायित्व बनता है हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें जो संविधान में हमारे लिए व्याख्यापित किए गए हैं। बीच की जो पट्टी है शांति और सौहार्द का प्रदर्शन करती है और अंतिम पट्टी हमारी समर्पण का प्रतीक करती है और कहती है कि जब हम उस लेवल पे जाएं तो हमें राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ दिखना नहीं चाहिए। और यही सोच हमारे क्रांतिवीरों की रही, यही सोच हमारे बलिदानियों की रही, यही सोच तब भी थी जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोगों ने हंसते हंसते उस डायर की गोलियों का सामना किया। यही सोच के साथ, क्योंकि गांधी जी का जो सपना था सत्य अहिंसा परिग्रह, ये कोई छोटी बात नहीं थी। अहिंसा का आशय उनका कायरता से कभी नहीं रहा। लोग अधिकतर अहिंसा का आशय कायरता से लगा लेते हैं, लेकिन गांधी जी ने कहा कि अहिंसा कायरता का परिचायक नहीं है। हम अहिंसक हैं इसलिए कि हम सामने वाले पर वार नहीं करेंगे, लेकिन यदि सामने वाला हमारे ऊपर वार करता है और हमको लगता है कि हमारे पास कोई दूसरा माध्यम नहीं है तो हमें उसका प्रतिकार करना ही होगा। चाहे असहयोग आंदोलन रहा हो, उसका घटित चौरी चौरा रहा हो, संविदा आंदोलन रहा हो, दांडी यात्रा रही हो,
1935 का कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट रहा हो और अंत में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, जिसमें डू और डाई का नारा दिया गया और कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी उसके निर्धारित कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को भी त्याग दे जब तक कि वह स्वतंत्रता हासिल ना कर ले, क्योंकि स्वतंत्रता ही हासिल करना हमारा अंतिम लक्ष्य है। या तो हम स्वतंत्रता हासिल करेंगे और या फिर अपने आप को बलिदान कर देंगे, राष्ट्र के प्रति बलिदान कर देंगे। गांधी जी का संकल्प ने ही हमको 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिलाई, जिसके कारण हम आज लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर अतीत में जाएं तो हम देखते हैं कि 31 दिसंबर 1929 की जो मध्यरात्रि थी, उसमें जब लाहौर की रावी नदी के तट पर जो तिरंगा हमने फहराया था, 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी, क्योंकि इतिहास का मैं छात्र रहा तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी कंपटीशन में काफी कुछ पढ़ा है, तो उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारे जो आज हम बैठ के यहाँ पर ये झंडारोहण का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसके पीछे उन लोगों के खून के धब्बे भी हमको दिखाई देने चाहिए, जिन लोगों ने इस राष्ट्र को हासिल करने में अब स्वयं को न्यौछावर कर दिया। हमारे ट्रेजरी के चीफ कैशियर साहब जो आज हालांकि गाते वाते नहीं, कभी मंच पर नहीं आते, लेकिन कल हमने इनसे कहा था कि कुछ कोई था नहीं सुनाओ, तो इन्होंने ये गाना सुनाया था, तो मैंने कहा कल सभागार मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये गाना जरूर गाएं। और मैम की आंखों में आंसू आ गए जब आप गाना गा रहे थे। तो ये उद्गार, ये राष्ट्र के प्रति समर्पण, अगर हम स्वयं को उस क्रांति का हिस्सा महसूस नहीं कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे अंदर करुणा है। करुणा, प्रज्ञा, मैत्री की विचारधारा तभी फलीभूत होती है जब हम स्वयं को उस परिवेश में जाके वहां पर देखें, वहां पर जज करें, वहां पर खड़ा करें। आए दिन समाज में कुछ ना कुछ अराजक तत्व कुछ ऐसी घटनाएं करते रहते हैं जिसके कारण अभी एक राजस्थान का केस आ रहा है कि किसी बच्चे ने कहीं पानी पी लिया तो उसको मार दिया, तो कहीं कुछ कर दिया। ऐसे अराजक तत्व राष्ट्र को विखंडित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम जो स्वतंत्रता के प्रति सच्चे सिपाही हैं, ऐसे लोगों की मनोकामनाओं को कभी सरोकार नहीं होने देंगे और राष्ट्र हमारा उत्तरोत्तर वृद्धि करे और जो हमारी सरकार का सपना है वो पूरा हो, भारत पुनः सोने की चिड़िया बने और विश्व फलक पर अपना झंडा लहराए। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सभी को इस अमृत महोत्सव की कोटि कोटि बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।